आज हम डिस्कशन करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट पार्ट ऑक्टेट रूल का, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का जिसके फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैं। तो सबसे पहले है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग और ऑक्टेट रूल। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, ऑक्टेट रूल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन या तो आप डोनेट कर दें या आप एक्सेप्ट कर लें या आप शेयर कर लें। इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट शेयर और अपने आउटरमोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर ले, उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो डोनेट एक्सेप्ट के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन करने की बेसिस पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, शेयर करने की बेसिस पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करके वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। वाई आर द नोबेल गैसेस पुअर केमिकल रिएक्टेंट्स? कारण है क्योंकि नोबेल गैसेस के आउटर मोस्ट में जो वैलेंस शेल अमीन वो कंप्लीटली फिल्ड है, NS2 NP6 फुलफिल्ड होने की वजह से ना तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट, और ना ही इलेक्ट्रॉन आप इससे रिमूव कर सकते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट अगेन। दैट्स वाई ये एक केमिकल रिएक्टेंट है पुअर टाइप के। डिड्यूस द एम्पेरिकल फॉर्मूला, आपको एक एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है फॉर द आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स। सोडियम फर्स्ट का एलिमेंट है, +1 है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो आपने इसको अपनी छोटी क्लासेस में भी सीखा हुआ है, ये Na2O फॉर्मूला बन गया। उसके बाद K विद S, ये +1 ही रहेगा, फर्स्ट वालों में तो कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप के मेंबर हैं, तो इसका फॉर्मूला K2S बन गया। सोडियम अगेन +1 है, फॉस्फोरस -3 क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, Na3P। और वैसे भी जब आप ऑक्सीजन सल्फर फॉस्फोरस लिखते हो ना, तो आपको चेक करना पड़ता है कि इनके आउटर मोस्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट, और 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए तो फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उसी भी पे फॉर्मूले हम बना रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है एल्यूमिनियम फ्लोरीन। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, तो इसका जो फॉर्मूला है वो AlF3 बनने वाला है। नेक्स्ट आपके पास है CaO। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो ये CaO इस तरीके से बनने वाला है। व्हाट इज द मीन बाय इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द cation एंड anion is known as इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड। राइट द फेवरेबल कंडीशंस और फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनने के फेवरेबल फैक्टर क्या क्या हैं? तो फोर्थ के बी में मैं आपको बताऊं, जितना प्रोसेस एक्सोथर्मिक होएगा, जितना प्रोसेस एक्सोथर्मिक होएगा, जितना हीट रिलीज होएगी, जितना हीट रिलीज होएगी उतना मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास, अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, अगर मैं डेल्टा एच इजी की बात करूं तो इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस ऑलवेज एंडो है, दूसरा प्रोसेस जनरली एक्सो है, और एक है लैटिस एनर्जी। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, शुड बी हाई। तो एक्सोथर्मिक जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी वैल्यू एंडोथर्मिक से ज्यादा होगी, तभी आप एक स्टेबल स्ट्रक्चर या कंपाउंड का या मोलिक्यूल का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो फेवरेबल फैक्टर, हाई वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, वो बाय डिफॉल्ट ही बॉन्ड बनने पे रिलीज हो रही है, और आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ए, ठीक है जी, combines with element B, okay, and element A contains 2 electrons in the outermost shell। तो पक्का ये कोई
आपके पास सेकंड ए का मेंबर हो सकता है। जैसे कि मैं मैग्नीशियम लिख दूं, नियोन और 3s2, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इन द आउटर मोस्ट शेल वेयर इज बी है 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, इसके आउटर मोस्ट 6 है, ns2 np4। तो आपको 6 देखकर इमोशनल नहीं होना है, आपको इस पे काम करना है। जैसे कि मैंने लिख दिया 2s2p4, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 है। तो जब a +2 हो जाए, b -2 हो जाए, तो जैसे ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना था, वैसे इसका फॉर्मूला AB बन जाएगा। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन कंसीडर कर लो, सल्फर कंसीडर कर लो। व्हाट इज द नेचर, श्योर है इन दोनों के बीच में, मेटल नॉन मेटल के बीच में तो आयनिक बॉन्ड ही बनने वाला है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ए एंड बी, ए की +2 होगी और जो बी है उसकी -2 होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहां कीटायन बनना आसान है, कीटायन बनना? तो सोचो, जो भी एलिमेंट है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पे थोड़ा सा फोकस किया हुआ है, तो उसका साइज जब लार्ज होएगा, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी जब कम होएगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होएगी। लो आयोनाइजेशन, बिल्कुल ठीक बात है। हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तो नॉन मेटल का बिहेवियर हो गया। हैविंग स्मॉल साइज, लार्ज साइज होना चाहिए, तभी आप कीटायन इजीली बना पाएंगे। तो पहला आंसर बिल्कुल ठीक जा रहा है। अगर किसी का एनायन इजीली बनाना हो, अगर किसी का एनायन इजीली बनाना हो, विच एलिमेंट विल फॉर्म एनायन इजीली? तो सोचिए, ये किनका काम है? नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है। तो उसने कहा हैविंग हाई आयोनाइजेशन, बिल्कुल ठीक बात है। हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिल्कुल ठीक बात है। स्मॉल साइज, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो साइज क्या होता जा रहा है? डिक्रीज 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 डिक्रीज। तो ये भी ठीक बात है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर बन जाना है। तो बड़ा सिंपल है, लेफ्ट में चलो तो आपके मेटल है, राइट में चलो तो नॉन मेटल है, लेफ्ट वाले कीटायन बनाएंगे, राइट वाले एनायन बनाएंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिलेटिवली वीक इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल? तो अब थोड़ा सा अगर सोचे बात को, तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था फोर्स का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या हो गया? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, कीटायन एनायन के बीच की डिस्टेंस। तो मुझे अगर ये वीक चाहिए, तो चार्जेज भी मेरे को कम चाहिए, तो चार्ज तो सब पे +1 -1 +1 -1 चल रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आर की वैल्यू ज्यादा हो जाए। तो लिथियम 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 तो कॉमन है इनमें। तो इसका मतलब जिसका एनायन बड़ा हो, और वो एनायन आपको LiI में मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में लार्जेस्ट कौन है जी? I- है। तो I के लार्जेस्ट होने की वजह से, I के लार्जेस्ट होने की वजह से मुझे जो बात चाहिए, मतलब वीक फोर्सेज चाहिए, वो पक्का LiI में ही दिखेंगे। एक एलिमेंट है X, स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कोई मेटल होगा। Y स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई नॉन मेटल होगा। और दोनों यूनिवेलेंट है, +1 -1। उससे जो कंपाउंड बनेगा वो XY बन जाएगा, X + Y-। द आयनिक बॉन्ड बिटवीन एन एलिमेंट A, Z = 20, Z = 20, जब 20 से मतलब कैल्शियम हो गया। एंड द फर्स्ट हेलोजन, श्योर है कि फर्स्ट हेलोजन फ्लोरीन हो गई है, फर्स्ट हेलोजन फ्लोरीन हो गई है। इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा? कौन? ए, जिसको आपने कैल्शियम कहा है। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, 288 2 था ना, और वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोरीन एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर आपके पास फाइनल फॉर्मूला CF2 बन जाएगा, अगर आप वर्ड टू वर्ड सारी चीजों को ओबे करते हैं तो ये इसके आंसर से 14312।
चेक कर लें। 1 4 3 1 एंड 2। ठीक है जी। अब हम रेगुलर प्रैक्टिस शीट 2 करने जा रहे हैं। लैटिस एंड हाइड्रेशन एनर्जी एंड हाइड्रेटेड या हाइड्रेशन रेडियस। कॉन्सेप्ट इसके समझ लो। जो लैटिस एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, पहली बात। सेम विद हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी अब जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्टेंस होता है। तो Q1 अपॉन Q2 ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का स्क्वायर है, और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कैटायन आयन को यहां लिखा, इससे कैंसिल हुआ। तो W मतलब वर्क, वर्क यहां पर फिलहाल मैं एनर्जी को इंडिकेट कर रहा हूं। तो जितना ज्यादा चार्ज होएगा, जितना इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगी, उतना हाइड्रेशन और लैटिस बढ़ते चले जाएंगे। चेक कर लेते हैं जी। डिफाइन लैटिस एंथैल्पी व्हेन gaseous cation combined with gaseous anion and forms the 1 mole of ionic solid. The energy released during this attraction force is known as lattice energy. अगर इसका अपोजिट लिख दूं, अगर इसका अपोजिट लिख दूं, जैसे कि NaCl सॉलिड को Na प्लस गैस Cl माइनस गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स से पता है कि अगर किसी प्रोसेस को जस्ट रिवर्स कर दें, अगर किसी प्रोसेस को जस्ट रिवर्स कर दें, अगर किसी प्रोसेस को जस्ट रिवर्स कर दें, तो उसकी वैल्यू, उसका जो एक्सो है वो एंडो, और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या बन जाएगा, एक्सोथर्मिक बन जाएगा। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर यहां हमारे दिमाग में जो बात जाएगी वो बड़ी क्लियर है कि लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन एक्सो एंडो दोनों हो सकता है। इनुमरेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लैटिस एनर्जी चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लैटिस एनर्जी जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरी बात, व्हाट इज द हाइड्रेशन एनर्जी। जब भी किसी 1 मोल ऑफ कीटायन या फिर एनायन को वाटर से सराउंडेड करते हैं, तो जब ये हाइड्रेटेड कीटायन या हाइड्रेटेड एनायन बनता है, जब भी कोई हाइड्रेटेड कीटायन या हाइड्रेटेड एनायन बनता है, तो उस पूरे प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि आपको फिर एक बात सीखनी चाहिए, एक कीटायन को वाटर मॉलिक्यूल का O नेगेटिव और एक एनायन को वाटर मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे अट्रैक्शन फोर्स की एनर्जी मैं आपको बार बार बोलता रहा हूं कि अट्रैक्शन फोर्स की एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, एक्सोथर्मिक। फैक्टर्स मैंने बता दिए, चार्ज और जो रेडियस ऑफ कैटायन एनायन है वो इसको अफेक्ट कर रही है। हाइड्रोजन क्लोराइड इज कोवलेंट, बिल्कुल ठीक बात है, बट इट आयोनाइजेस इन सॉल्यूशन। लो जी, क्योंकि इसका नेचर जो है ना वो पोलर है, पार्शियल प्लस माइनस है, तो पार्शियल प्लस माइनस होने से पानी के अंदर इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो आपको अगर इस पर बात लिखनी है कि ये कोवलेंट होकर भी आयोनाइज क्यों हुआ, तो आपको बोलना पड़ेगा इट इज पोलर कोवलेंट। तो पीरियोडिक टेबल से आप ये पूरी लाइनें उठाओगे, पीरियोडिक टेबल से आप ये पूरी लाइनें उठाओगे। ठीक है जी। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। अब सोचो, मैंने आपको क्या कहा था, कीटायन का साइज जितना छोटा होगा, कीटायन का साइज जितना छोटा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी। तो लिथियम प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर Na की, फिर K की है। इसका बी पार्ट भी सेम कॉपी पेस्ट होगा। सेम चीजें आप एस ब्लॉक एलिमेंट में जाकर पढ़ने वाले हो। नाउ आउट ऑफ NaCl MgO, NaCl और MgO में विच हैज हायर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, जिसका भी चार्ज ज्यादा हुआ, Na+1 Cl-1 MgO
mg प्लस 2 o माइनस 2। तो साफ सी बात है कि mgO का जो लैटिस एनर्जी है वो ज्यादा हो गया है। mgO का लैटिस एनर्जी को कौन अफेक्ट कर रहा है? चार्ज ज्यादा है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। CO CaO हैज हायर लैटिस एनर्जी, बिल्कुल ठीक बात, देन NaCl, दो इंटर आयोनिक डिस्टेंसेस इन बोथ इज नियरली सेम। तो भाई चार्ज की बात कर लेंगे आप लोग, तो जिसका भी जितना ज्यादा चार्ज होएगा, जिसका भी जितना ज्यादा चार्ज होएगा वो उतना ज्यादा लेटिस एंथैल्पी को शो करेगा। और एक बात हमेशा अपनी कॉपी में और अपने दिमाग में डालकर रखें, चार्ज लेटिस एनर्जी के लिए एक डोमिनेंट फैक्टर है। चार्ज डोमिनेंट फैक्टर है, चार्ज इज द डोमिनेंट फैक्टर। लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। टू आयनिक सॉलिड सीओ एंड के आई, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट क्या है? तो सीओ की लैटिस एनर्जी ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है जी। के इज मोर स्टेबल, बिल्कुल गलत है। जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी जनरली ज्यादा ही होगी। सीओ हैज हायर मेल्टिंग देन के आई, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि उसका लैटिस, उसका नेटवर्क, उसका जाल, उसका जो कीटायन आयन का फोर्स है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो नन ऑफ दिस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो गलत कह रहा है वो आपसे, सेकंड आंसर गलत हो गया है। द हाइड्रेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व्स, श्योर है अट्रैक्शन फोर्स की वजह से था। अगर आपने मेरे को सुना हो तो, कि हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन टीचर ने क्या बताई है? तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो रिलीज होने वाली एनर्जी है अट्रैक्शन की वजह से, दैट्स व्हाई इवोल्यूशन ऑफ हीट है। हाँ जी है। क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें? वीकनिंग ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस, हाँ बिल्कुल है। जब आप Na प्लस Cl माइनस को पानी में डाल रहे हो तो वाटर के मोलिक्यूल्स का H Cl को और O Na को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर लैटिस एनर्जी पर डोमिनेंसी ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी हो जाए, मीन लैटिस कमजोर हो जाए, हाइड्रेशन ज्यादा हो जाए, तो फिर इस टाइप के कंपाउंड इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है जी। और कंपाउंड का डिसोसिएशन तो हो रहा है, तो ऑल ऑफ दिस का आंसर आ जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी के लिए क्या करेक्ट है? तो भाई जब स्मॉल साइज होएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होएगी। Na प्लस Mg एल्यूमिनियम मोर चार्ज होएगा, हाइड्रेशन एनर्जी, तो पहला तो गलती हो गया, दूसरा बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज है उतनी आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। उसके बाद एल्यूमिनियम प्लस 3, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। Li, हाँ ठीक है, छोटा साइज है लिथियम का, अगर चार्ज सेम हो, अगर चार्ज सेम हो तो छोटे साइज में आपको लैटिस और हाइड्रेशन दोनों ही ज्यादा मिलती है। मिसमैच आइडेंटिफाई करना है। एमपी देखो ना, BaO और CaO का जो चार्ज है वो सेम है। BaO CaO का चार्ज सेम है, बट जो CU है ना बच्चे, उसका साइज छोटा है, तो उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये गलत लिखा है, CaO ज्यादा होना चाहिए। फ्लोराइड फ्लोराइड सेम है। Na कीटायन प्लस का चार्ज भी सेम है। Na कीटायन की बात करूं वो छोटे साइज का है, तो Na अगर छोटे साइज का है तो इसका मेल्टिंग ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल है। उसने कहा जी NaCl ClCl सेम है, CgM और Na प्लस प्लस है, तो लेटिस एनर्जी NaCl की ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर मिसमैच में फर्स्ट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसकी लेटिस एंथैल्पी ज्यादा हो रही है। तो किसकी लेटिस एंथैल्पी ज्यादा हो रही है? साफ सी बात है कि लेटिस एंथैल्पी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेटिस एंथैल्पी रेडियस ऑफ कैटायन आयन मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाईएस्ट मांग रहा है तो चार्ज ज्यादा, देखो कट गया कट गया।
ये दोनों में से कोई आंसर आएगा। छोटा साइज देखो mg। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो साफ सी बात है, लैटिस एनर्जी में चार्ज सेम चल रहे हैं, तो फ्लोराइड भी सेम चल रहे हैं, तो जिसका भी छोटा केटायन दिखेगा आपको, दैट हैज द हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी। 244132 आंसर चेक कर ले। 244, ठीक है जी, 244 ए और डी आंसर था ना इसमें, इसका आप बी एंड डी। और उसके बाद था हमारे पास 244 के बाद 132, 132 देन आपके पास है मिसमैच कह रहा था ना वो, ठीक है मिसमैच हो गया। 132 ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। चलिए, तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिस हुई क्लियर, जिसमें हमने सीखा कि लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ओके, एंड कैसे हमने आयनिक कंपाउंड्स को बनाना है और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए,